बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं। तो इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था कि जीवों में जनन की प्रक्रिया क्यों आवश्यक है, किस तरह से जीवों के अंदर नई संतति की उत्पत्ति होती है और जब नई संतति का निर्माण होता है तो उसमें कुछ न कुछ विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है और ये विभिन्नता स्पीशीज यानी कि जाति के स्थायित्व को बनाए रखने में क्यों उपयोगी होती है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब इस भाग में हम समझेंगे कि एकल जीवों में प्रजनन किस प्रकार से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं इनमें जनन की अलग अलग विधियां काम में ली जाती है और इसे हम अलैंगिक विधियां कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें विखंडन के बारे में। तो विखंडन की विधि जो है उसके द्वारा क्या होगा, एक जीव दो जीवों में विभक्त हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एक कोशिकीय जीव हैं इनमें कोशिका विभाजन अथवा विखंडन के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है क्या हो जाएगा, कोशिका का विभाजन हो जाएगा। एक कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाएगी या फिर उनमें विखंडन हो जाएगा, उसमें टुकड़े हो जाएंगे और नए जीव की उत्पत्ति होगी। तो देखिए, जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन के द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त होती है। जो बैक्टीरिया हैं या जो प्रोटोजोआ हैं इनमें क्या होगा, एक कोशिका दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। जबकि यदि हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, तो इसीलिए कोशिका बराबर भागों में विभाजित नहीं हो पाती है। तो इसीलिए इनमें कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। हमें पता है अमीबा की आकृति कैसी होती है, अनियमित होती है। तो किसी भी तल से इनमें विभाजन हो सकता है और एक कोशिका टूटकर दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। यानी कि एक अमीबा से दो नए पुत्री अमीबा का निर्माण होता है। तो इस तरह से अमीबा के अंदर कोशिका विभाजित होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कुछ एक कोशिकीय जीवों में शारीरिक संरचना थोड़ी अधिक संगठित हो जाती है। उदाहरण के लिए बात करें हम, काला जार का जो रोगाणु है कौन सा है, लेशमानिया। इसके अंदर क्या होगा, कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। देखिए लेशमानिया जो की कोशिका है और एक सिरे पर इस तरह से वेब लाइक स्ट्रक्चर इसमें होती है, कोड़े के समान एक संरचना निकली होती है। तो ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। कहाँ से हो रहा है, देखिए इसमें एक सिरे पर तो क्या है, ये वेब लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई है, तो जो दूसरा तल है वहां से इसमें विभाजन प्रारंभ होता है और एक कोशिका दो कोशिकाओं में विखंडित हो जाती है। इसलिए क्या कह रहे हैं हम, इसमें द्विखंडन होता है, एक कोशिका दो खंडों में टूट जाती है। तो लेशमानिया में इस तरह से विखंडन होता है। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया परजीवी और प्लाज्मोडियम जैसे अन्य जो एक कोशिकीय जीव हैं इनके अंदर क्या होगा, एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि एक कोशिका एक साथ में ही अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसे क्या कह रहे हैं हम, बहुखंडन कह रहे हैं। यानी कि एक साथ बहुत सारे खंडों में विभाजित हो रही है कोशिका, तो इसीलिए क्या नाम दिया, इसे बहुखंडन नाम दिया है। देखिए इस तरह से क्या होगा, जो एक कोशिका है इसके अंदर अलग अलग जो कोशिका द्रव्य जो है वो केंद्रक के चारों ओर संगठित हो जाता है और बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण इसमें हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, बहुखंडन कहलाता है। जो यीस्ट कोशिकाएं हैं इनमें क्या होता है, छोटे मुकुल उभरकर कोशिका से अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं। जो यीस्ट कोशिकाएं हैं तो उसके अंदर क्या होगा, इसमें नया मुकुल का निर्माण हो जाएगा और ये इस मेन कोशिका से अलग हो जाएगा और नई पुत्री कोशिका पुत्री यीस्ट का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से इनमें क्या बनता है, मुकुल का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें हम खंडन के बारे में। तो खंडन के अंदर भी क्या होगा, कोशिका टुकड़ों में खंडित हो जाएगी। तो जो सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीव होते हैं उनमें जनन की सरल विधि कार्य करती है। यानी कि बहुत जटिल विधि इनमें नहीं होती है क्योंकि सरल इनकी कोशिकीय संरचना होती है। उदाहरण के लिए बात करें हम स्पाइरो गायरा की, ये कैसे है तो बहुकोशिक जीव लेकिन इनकी संरचना सरल होती है, तो इसीलिए इनमें जनन की कोई विशेष विधि नहीं पाई जाती है। स्पाइरो गायरा विकसित होकर छोटे छोटे खंडों में खंडित हो जाता है और यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो स्पाइरो गायरा जैसे इस तरह का है तो इसमें क्या होगा,
अलग अलग ये जो टुकड़े हैं ये अलग अलग खंडों में विभक्त हो जाएंगे और प्रत्येक खंड जो है वो एक नए जीव का निर्माण कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या आ जाता है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य आ जाता है और वो नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं पुनरुद्भवन या पुनर्जनन की। तो देखिए, पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से, कौन से भाग से, कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। देखिए, जीव जो है वो जनन के लिए अपने जनन अंगों का उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ जीवों के अंदर क्या हो रहा है, कायिक भाग से ही नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव शत विक्षत हो जाता है, कोई भाग उसका टूट गया है, कोई अंग टूट गया है अथवा वह कुछ टुकड़ों में टूट गया है, तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें यदि किसी जीव के शरीर का कोई अंग टूट गया है तो वह वापस से विकसित हो जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि यदि जीव को अलग अलग खंडों में तोड़ दिया जाए, उसके टुकड़े कर दिए जाएं, तो प्रत्येक टुकड़ा पूरे नए शरीर का निर्माण कर लेता है। वही प्रक्रिया क्या है, पुनरुद्भवन कहलाती है। जैसे कि हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे जो सरल प्राणी होते हैं, इनको यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। जीव के किसी छोटे से खंड से भी क्या होगा, नए जीव का निर्माण हो जाता है। चित्र में देखिए, ये प्लेनेरिया है, इसको हमने 3 टुकड़ों में काट दिया है, तो प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाएगा। प्रत्येक कायिक भाग से पूरे नए जीव का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन कहलाती है। तो देखिए, यहाँ पर पुनरुद्भवन विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा संपादित होता है और इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती है। ये कोशिकाएं विकसित होती है, व्यवस्थित होती है और एक समूह बना लेती है। तो कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं। ये जो कोशिकाओं का समूह हुआ है, इसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं संगठित हो जाती है, ऊतकों का निर्माण हो जाता है और ये जो परिवर्तन होता है बहुत ही व्यवस्थित रूप से और क्रम से होता है, जिसे क्या कहते हैं, परिवर्धन कहते हैं। यानी कि जीव के किसी एक खंड से भी क्या हो रहा है, पूरे जीव का निर्माण हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है बहुत ही व्यवस्थित होती है, क्रम से होती है, तो हम इसे परिवर्धन भी कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जीव का परिवर्धन हो रहा है। और जो पुनरुद्भवन की क्रिया है ये विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा संपादित की जाती है। लेकिन पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पुनरुद्भवन को और जनन की प्रक्रिया जो है वो समान है। देखिए, जनन में भी क्या होता है, नए जीव का उत्पत्ति होती है और पुनरुद्भवन में भी क्या हो रहा है, जीव के किसी छोटे से भी खंड से नए जीव की उत्पत्ति हो रही है। लेकिन ये प्रक्रियाएं दोनों ही कैसी है, बहुत ही अलग अलग है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। देखिए, जो जनन की प्रक्रिया है वो तो सभी जीवों में होती है, लेकिन पुनरुद्भवन की प्रक्रिया सभी जीवों में नहीं पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हम सभी जीवों के यदि किसी भाग को काट दें तो वह अंग जो है वो वापस से आ जाएगा, या जो कटा हुआ भाग है उससे नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पुनरुद्भवन और जनन की प्रक्रिया जो है वो दोनों एक दूसरे से एकदम भिन्न है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम मुकुलन की। तो मुकुलन किस में पाया जाता है, हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। तो हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग किसके लिए करते हैं, मुकुलन के लिए करते हैं। इनमें पुनर्जनन की क्षमता वाली जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा मुकुल का निर्माण होता है। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाते हैं। जो हाइड्रा है, देखिए इस तरह का जो हाइड्रा है उसमें क्या होगा, एक स्थान पर कोशिकाएं वृद्धि करेगी और इस तरह का उभार उसमें विकसित हो जाता है। इस उभार को ही हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। देखिए, यह उभार वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है और पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। कोशिकाओं के अंदर लगातार विभाजन होता है जिससे एक उभार का निर्माण होता है, जिसे ही हम मुकुल या कलिका कहते हैं। और धीरे धीरे यह वृद्धि करता है और अपने जनक जीव से टूटकर अलग हो जाता है। चित्र में देखिए,
इस तरह से हाइड्रा में क्या बन रहा है, एक मुकुल यानी कि गुभार विकसित होता है और धीरे धीरे वृद्धि करता है और एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेता है और अपनी जो जनक जीव है उससे पृथक हो जाता है। तो इस तरह से हाइड्रा के अंदर मुकुलन के द्वारा जनन होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करें बच्चों हम कायिक प्रवर्धन की। तो पौधों के अंदर कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया के द्वारा नए पौधों का निर्माण किया जाता है। अधिकांश पौधों में कुछ भाग जैसे कि जड़, तना तथा पत्तियां ये उपयुक्त परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में विकसित हो जाती है और नए पौधा उत्पन्न करती है। आपने देखा होगा जो गुलाब है उसकी हम क्या करते हैं, कलम काटकर दूसरी जगह पर लगा देते हैं तो नया पौधा उससे बन जाता है। इस तरह से जो घास है उसे भी हमने थोड़े से क्षेत्र में लगाया है तो वो पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो जड़ है, तना है या पत्तियां हैं, इनके द्वारा ही क्या हो रहा है, नए पौधे की उत्पत्ति हो रही है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। पर्तन, कलम अथवा रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग गन्ना, गुलाब अथवा अंगूर आदि की खेती में किया जाता है। जहां हमें जल्दी जल्दी नए पौधे तैयार करने हैं तो उसके लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, कायिक प्रवर्धन का उपयोग करते हैं। तो देखिए कायिक प्रवर्धन केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली ऐसे पौधों को उगाने के लिए उपयोगी होता है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। जिन पौधों के अंदर बीज का निर्माण नहीं हो रहा है उनको उगाने के लिए हम कायिक प्रवर्धन विधि का प्रयोग करते हैं और ये उनके लिए अधिक उपयोगी होती है क्योंकि बीज उनमें उत्पन्न नहीं हो रहा है तो नए पौधे का निर्माण पौधे के कायिक भागों से किया जाता है। कायिक प्रवर्धन के द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। देखिए जो ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर क्या हो रहा है, बीज उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो गई है, उनको हम कायिक प्रवर्धन के द्वारा उगाते हैं और ये जो पौधे होते हैं इनके अंदर पुष्प और फल जो हैं वो भी कम समय में ही लगने लगते हैं। जबकि यदि हम बीज के द्वारा पौधे को उगाते हैं तो बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, धीरे धीरे वो वृद्धि करता है और फिर पुष्प और फल उस पर लगते हैं तो इसमें समय अधिक लगता है। लेकिन जो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया है उसके द्वारा पौधों को जल्दी से विकसित किया जा सकता है। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से अपने जनक पौधे के समान होते हैं। देखिए हमने बात की थी कि जनन की प्रक्रिया के दौरान क्या होगा, जो आने वाली संतति है उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नता उत्पन्न हो जाएगी। तो यदि हम बीज के द्वारा पौधे को उगा रहे हैं तो वह पूरी तरह से अपने जनक के समान नहीं होगा। लेकिन कायिक प्रवर्धन में हम क्या कर रहे हैं, पौधे के कायिक भाग से ही दूसरे पौधे का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से जो पौधे तैयार किए जाते हैं ये पूरी तरह से अपने जनक पौधों के समान होते हैं। आनुवांशिक संरचना जो इनकी होती है वो पूरी तरह से अपने जनक पौधों के समान ही होती है। तो ये भी कायिक प्रवर्धन का एक लाभ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो ब्रायोफिलम है इसकी पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है और फिर ये नए पौधे में विकसित हो जाती है। तो जो ब्रायोफिलम है उसमें कायिक जनन किसके द्वारा होता है, पत्ती के द्वारा होता है। इसकी जो पत्ती है उसके किनारों पर इस तरह से छोटी छोटी कलिकाएं विकसित हो जाती है और जब ये मिट्टी में गिर जाती है, इन्हें अनुकूल परिस्थिति मिलती है, मिट्टी नम है, तो ये नए पौधे के रूप में वृद्धि कर जाती है। तो इस तरह से ब्रायोफिलम में पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करें हम ऊतक संवर्धन की। तो ये जो ऊतक संवर्धन की तकनीक है इसमें कोशिकाओं को कृत्रिम रूप से वृद्धि प्रदान की जाती है और नए पौधे के रूप में विकसित किया जाता है। देखिए क्या होता है इस तकनीक में, ऊतक संवर्धन तकनीक में पौधे के ऊतक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक करके नए पौधे उगाए जाते हैं। क्या किया जा रहा है इसमें कि हमें पौधे के ऊतक चाहिए अथवा कोशिकाएं चाहिए, तो उसे हम कहाँ से हटाएंगे, पौधे का जो शीर्ष भाग है, जो वृद्धि करता हुआ भाग है जिसमें कोशिका विभाजन तेजी से हो रहा है, वहाँ से हम इन कोशिकाओं को या ऊतकों को पृथक कर लेंगे और फिर इसको विकसित करके नए पौधे उगाए जाते हैं। ये जो कोशिकाएं हैं इन्हें कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है जिससे कोशिकाएं विभाजित होती है और अनेक कोशिकाओं का एक छोटा समूह बना लेती है। हमने इसे पोषक माध्यम में रख दिया तो जब इन कोशिकाओं को पोषण मिल रहा है तो कोशिकाएं तेजी से वृद्धि करती है और कोशिकाओं का एक समूह बना लेती है। तो कोशिकाओं का यह समूह कैलस
कहलाता है। तो हमने क्या कर लिया है, कैलस का निर्माण कर लिया है और फिर इस कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कोशिकाएं वृद्धि करे और विभेदन करे, अलग अलग कार्यों के लिए वो विभेदित हो जाए, तो इसके लिए इसे एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और फिर क्या करेंगे, हम जो नया पौधा बना है उसे मिट्टी में रोप देते हैं, जिससे कि वे वृद्धि करके विकसित पौधे बन जाते हैं। तो इस तरह से हमने पहले कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में वृद्धि प्रदान की है और उसके बाद में नए पौधे का विकास किया है। तो ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, संक्रमण मुक्त परिस्थितियाँ, यदि मान लीजिए हम किसी बगीचे के अंदर पौधों की वृद्धि करा रहे हैं, पौधों को उगा रहे हैं और यदि किसी एक दो पौधे के अंदर कोई रोग लग गया तो वो सभी पौधों के अंदर फैल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एकल पौधे से ही अनेक पौधे तैयार कर रहे हैं और क्योंकि हम इन्हें कृत्रिम माध्यम में वृद्धि करा रहे हैं तो इसीलिए इनमें संक्रमण का खतरा नहीं रहता है। संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में हम अनेक पौधे तैयार कर सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। जो नर्सरी आदि होते हैं, जो सजावटी पौधे संवर्धित करते हैं, उनमें इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बीजाणु समासंग की। तो देखिए जो कवक होते हैं इनमें बीजाणु धानी में बहुत अधिक मात्रा में बीजाणु उत्पन्न होते हैं और ये बीजाणु वृद्धि करके नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। देखिए अनेक सरल बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती है। आपने देखा होगा जब कभी भी ब्रेड खराब हो जाती है तो उसके ऊपर हमें कुछ धागे नुमा संरचना दिखाई देती है। तो ये धागे नुमा संरचना क्या है, राइजोपस कवक है और ये जो धागे हमें दिखाई दे रहे हैं ये राइजोपस का कवक जाल होता है। तो ये जो कवक जाल है ये जनन के भाग नहीं है, लेकिन इनमें ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ संरचनाएं जनन में भाग लेती है। इसमें ऊर्ध्व तंतु पाए जाते हैं जिनके ऊपर इस तरह की छोटी छोटी गोल गोल संरचनाएं होती है। तो ये संरचनाएं जनन में भाग लेती है। क्या है ये संरचनाएं जो है ये बीजाणु धानी है और इनके अंदर बीजाणु पाए जाते हैं, छोटे छोटे इसमें बहुत सारे बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। जो कवक है उसके अंदर ऊर्ध्व तंतुओं पर बीजाणु धानी होती है। उस बीजाणु धानी में अनेक बीजाणु उत्पन्न होते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में वृद्धि करेंगे और नए राइजोपस का निर्माण करते हैं। चित्र में देखिए इस तरह से ये क्या है, राइजोपस का कवक जाल है जिसमें ये जो गोल गोल संरचना हमें दिखाई दे रही है क्या है, बीजाणु धानी है और इस बीजाणु धानी में बहुत अधिक संख्या में बीजाणु उत्पन्न होते हैं। ये जो बीजाणु है इसके चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है। इस तरह से इस बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति पाई जाती है और ये भित्ति क्या करती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में इनकी रक्षा करती है, उच्च ताप दाब आदि से इनकी रक्षा करती है। और जब ये बीजाणु नम सतह के संपर्क में आते हैं तो वृद्धि करने लगते हैं, नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये भी क्या है, कवक के अंदर बीजाणु के द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा जनन होता है। तो देखिए ये सभी जो विधियां हैं इनमें नई पीढ़ी का सृजन केवल एकल जीव के द्वारा ही हो रहा है, यानी कि इनमें जनन के लिए नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, एकल जीव से ही नए जीव का सृजन हो जाता है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, यानी कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव से ही नई संतति का सृजन होता है उसे क्या कहते हैं, हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। अब कर लेते हैं हम इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न हमें दिया है कि द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए द्विखंडन में तो क्या होगा, एक कोशिका दो खंडों में टूट जाएगी और बहुखंडन के अंदर एक कोशिका अनेक खंडों में विभक्त होती है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि द्विखंडन में एक एकल कोशिका दो समान भागों में विभाजित होती है। अमीबा और लेशमानिया द्विखंडन के द्वारा विभाजित होते हैं। जबकि हम बात करें बहुखंडन की तो एक एकल कोशिका कई कोशिकाओं में एक साथ विभाजित होती है, जैसे कि मलेरिया परजीवी और प्लाज्मोडियम ये बहुखंडन के द्वारा विभाजित होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि एक कोशिका दो समान भागों में विभाजित
होती है। तो हमने देखा अमीबा और लेशमानिया के अंदर एक निश्चित तल से विभाजन होता है, तो दोनों कोशिकाएं जो होती है वो बराबर होती है। और क्योंकि अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है तो इसमें एक किसी निश्चित तल से विभाजन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? तो अभी हमने पढ़ा कि बीजाणु धानी के अंदर अनेक संख्या में बीजाणु उत्पन्न होते हैं। तो इसके क्या क्या लाभ होते हैं? देखिए, एक बीजाणु धानी में बड़ी संख्या में बीजाणु उत्पन्न होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में हो रहे हैं। तो कुछ बीजाणु यदि नष्ट भी हो जाएं तो भी जो शेष बीजाणु हैं वो नए कवकजाल का या नए जीवों का निर्माण कर लेते हैं। दूसरा है, एक स्थान पर प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए दूर दूर तक बीजाणु वितरित किए जाते हैं। यदि मान लीजिए सभी बीजाणु एक ही स्थान पर रह जाएंगे तो उनमें भोजन और आश्रय के लिए प्रतिस्पर्धा होगी, तो इसे जो बीजाणु हैं ये दूर दूर तक वितरित कर दिए जाते हैं, तो इनमें प्रतिस्पर्धा लगभग समाप्त हो जाती है। इसके अलावा प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए बीजाणुओं के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो इनकी प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा करती है, और जब इन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलती है तो ये बीजाणु वृद्धि करते हैं और नए जीव का निर्माण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे पूछा है, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं? देखिए, यदि हम बात करें प्लेनेरिया की तो इसके अंदर जो संरचना है वो अधिक जटिल नहीं होती है, इनका कोशिकीय संगठन सरल होता है। लेकिन जो जटिल संरचना वाले जीव हैं इनके अंदर जनन की प्रक्रिया विशेष अंगों के द्वारा संपादित की जाती है, तो इसीलिए ये पुनरुद्भवन के द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं करते हैं। जबकि जो पुनरुद्भवन की प्रक्रिया है उसमें जीव के किसी कायिक भाग से ही नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो यदि जीव की संरचना सरल है तो उसमें पुनरुद्भवन की प्रक्रिया आसानी से हो जाती है। लेकिन जब जटिल संरचना वाले जीव हैं तो इनके लिए क्या है, इनमें विशेष संरचना है, विशेष अंग विकसित हुए हैं जनन के लिए, तो इसीलिए इनमें पुनरुद्भवन के द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं होती है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे सरल जीव पुनर्जनन की प्रक्रिया के माध्यम से नए जीवों को उत्पन्न करने में सक्षम है। पुनर्जनन की प्रक्रिया में शरीर के अंगों से नए जीवों का निर्माण शामिल है। तो जो सरल जीव हैं वो इस पद्धति का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि उनका पूरा शरीर इसी प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। क्योंकि इनका कोशिकीय संगठन सरल प्रकार का होता है तो इसीलिए ये अपने शरीर के किसी भी भाग से नए जीव उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें शरीर के किसी भी हिस्से का विकास संपूर्ण जीव के रूप में हो सकता है। लेकिन जो जटिल संरचना वाले जीव हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। जटिल जीवों में संगठन का एक अंग प्रणाली स्तर होता है, उनके शरीर की सभी अंग प्रणालियां आपस में जुड़ी इकाई के रूप में कार्य करती है। जो जटिल जीव हैं उनके अंदर जो शारीरिक संगठन है वो अंग तंत्र स्तर का होता है और सभी अंगों का अपना अलग अलग कार्य होता है और ये एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। वे अपने खोए हुए शरीर के कुछ अंगों जैसे कि त्वचा, मांसपेशियां, रक्त इत्यादि को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य के अंदर भी यदि त्वचा कहीं से कट गई है, फट गई है, या मांसपेशियों को क्षति हो गई है, या रक्त जो है उसकी कमी हो गई है, तो ये जो अंग हैं ये तो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु पुनरुद्भवन के माध्यम से नए जीवों को जन्म नहीं दे सकते हैं। जटिल जीव जो हैं उनकी शारीरिक संगठन जटिल प्रकार का होता है, तो पुनरुद्भवन के माध्यम से ये नए जीव उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि जिन पौधों के अंदर बीज उत्पन्न करने की क्षमता नष्ट हो गई है उन्हें उगाने के लिए हम कायिक प्रवर्धन तकनीक का उपयोग करते हैं। तो देखिए, कायिक प्रवर्धन का उपयोग केला, संतरा, गुलाब, चमेली आदि पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। इस विधि से उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। और क्या फायदा है इसका? इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधों आनुवांशिक रूप से अपने जनक पौधे के समान होते हैं, इनमें आनुवांशिक रूप से कोई विभिन्नता नहीं आती है। तो यदि हमें आनुवांशिक रूप से समान पौधे उत्पन्न करने हैं तो हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? कायिक प्रवर्धन विधि का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? तो देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि जनन की प्रक्रिया के दौरान डीएनए क्या करता है?
अपनी प्रतिकृति तैयार करता है और संतति कोशिकाओं के अंदर आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करता है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की प्रतिलिपि बनाना प्रजनन का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि यह माता पिता से संतति में आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करता है। जनन कोशिकाएं कुछ रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से डीएनए की प्रति उत्पन्न करती है और इस प्रक्रिया के पश्चात कोशिका विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाएं बनती है और दोनों कोशिकाओं में डीएनए चला जाता है। तो क्या होगा? डीएनए के माध्यम से जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं वो जनक से संतति कोशिकाओं को स्थानांतरित हो जाती है। तो इसीलिए डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पार्ट के अगले भाग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।